तो आज अपन पढ़ेंगे बॉम्ब प्रॉब्लम। बॉम्ब प्रॉब्लम को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मास एक्सप्लोजन प्रॉब्लम, मतलब एक्सप्लोइड हो जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, मतलब इंटरनल फोर्सेस की वजह से वो फट जाए। तो क्या उसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब, उसका सेंटर मास कौन सा पाथ लेगा फटने के बाद, या वो रुका रहेगा, ये सब आज की अपन आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जनरली बॉम्ब प्रॉब्लम को ऐसे समझो कि अपन बॉम्ब प्रॉब्लम तो पढ़ ही रहे हैं, पर बॉम्ब प्रॉब्लम किसका पार्ट है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इंटरनल फोर्स की वजह से फट गया, अगर एक्सप्लोइड हो गया, तो उसका नेचर क्या रहेगा, उसमें मोमेंटम कैसे कंजर्व रहेगा, कैसे लगाएंगे हम, उसके क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने वाले हैं, वो आज के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक चीज समझो कि अगर मान लो ये एक बॉम्ब है, ये क्या है, ये एक बॉम्ब है मान लो। ठीक है साहब, एक बॉम्ब है, अब ये फटेगा इंटरनल फोर्स के साथ, यहां पे ऐसे मैंने आग लगाई और मैं भग गया, है ना। तो जब ये फटा तो दो केस में फट सकता है, या तो एक तो मैंने दो केस हो सकते हैं, एक तो मैंने इसको सरफेस पे रखकर फिर इसकी बत्ती में आग लगा ली, दूसरा केस हो सकता है कि मैंने इसको फेंका और ये कहीं हवा में जाके फट गया, हो सकता है ना। तो केस नंबर 1 अगर जमीन पर है और ये फटता है ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, मतलब बाहर से कुछ नहीं करा मैंने, लटवट की नहीं मारी है इसके, इस पे आग लगाई, अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं कुछ तो, और ये फट गया, तब क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो अब देखो, ये जब फटेगा तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है, mg नीचे और नॉर्मल नीचे, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स या एफ नेट जो मैं बोलूं वो इक्वल्स टू 0 है, मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा यहां पे। तो ठीक है सर, जब ये हवा में है तो नीचे लगेगा mg और एक्सर्शन कुछ भी नहीं लगेगा। तो अभी तक अपन ने जितना पढ़ा उस हिसाब से तो अपन बोल सकते हैं कि सर पार्शियल मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में नहीं लगेगा क्योंकि mg है। मगर अगर मैं आपसे बोलूं कि वाई डायरेक्शन में भी कंजर्व्ड रहेगा, तो क्या आप मानोगे क्या बात? अभी तक तो नहीं मानोगे, अभी तक जितना अपन ने पढ़ा है उस हिसाब से तो नहीं मानेंगे कि सर कैसे होगा, mg लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है ही नहीं। तो देखो, तो समझो कि जब एक्सप्लोइड होता है जनरली कुछ भी ऑब्जेक्ट, तो इसमें इंपल्स फोर्स लगता है। इंपल्स फोर्स क्या होता है? झटके वाला फोर्स। जैसे मैं कुछ भी गिराऊंगा तो जो टकराता है तो एकदम से बहुत जोर से गिरता है, मतलब कि अगर मैं 1 किलो का कुछ भी ऑब्जेक्ट या मास किसी सरफेस पे रखता हूं, पतली सी सरफेस है, उस पर रख दिया आराम से, तो वो सरफेस हो सकता है ना टूटे। मगर मैं उसको ऊपर से गिराऊं तो काफी ज्यादा चांसेस है कि सरफेस टूट जाए। तो वेट तो उतना ही था, mg नीचे भी लग रहा था, mg आएगा ऊपर से नीचे, पर एक्सेलरेट भी हो रहा होगा। तो जो वो झटके से जो फोर्स लगता है उसको इंपल्स बोलते हैं। झटका फोर्स जो होता है वो इंपल्स फोर्स होता है। ठीक है, तो जब भी बॉम्ब फटता है तो इंपल्स फोर्स लगता है, मतलब 1 सेकंड में उसको चितड़े उड़ जाते हैं। यही होता है। बहुत कम टाइम में, मतलब चेंज इन जो टाइम होता है वो टेंड्स टू 0 होता है ऑलमोस्ट, मतलब बहुत कम टाइम में बॉम्ब फटता है। ठीक है, और उसको जो फोड़ने के लिए फोर्स लगता है वो इंपल्स फोर्स लगता है। मतलब जब मैंने इसकी बत्ती में आग लगाई, ये फटा, अंदर बारूद वगैरह था, केमिकल रिएक्शन हुई और ये फटा, एक्सप्लोइड हुआ, तो बहुत जल्दी हुआ होगा। टी इसको ऑलमोस्ट जैसे वो आग अंदर गई और फटना शुरू हुआ, जैसे वो जलना शुरू हुआ तो बहुत एकदम से सट्ट लगा से फूट गया। ऐसे थोड़ी होता है, एक टुकड़ा धीरे धीरे टूट रहा है, फिर दूसरा टुकड़ा धीरे धीरे टूट रहा है, फिर तीसरा टुकड़ा धीरे धीरे टूट रहा है, ऐसा नहीं। चिदड़े उड़ेंगे 1 सेकंड में, माइक्रो सेकंड में चिदड़े उड़ जाते हैं उसके। ठीक है, तो वो इतनी देर में इतना ज्यादा फोर्स लगता है कि उसके टुकड़े बिखर जाते हैं, चितड़े चितड़े उड़ जाते हैं। उस फोर्स को बोलते हैं अपन इंपल्स फोर्स होता है वो। ठीक है, और जो इंपल्स फोर्स होता है वो क्या कॉमन सेंस से पता चलता है कि जो इंपल्स फोर्स होता है बहुत ज्यादा होता है नॉर्मल फोर्स की तुलना में। हाँ, लेकिन मैं नॉर्मल फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को चिदड़े उड़ाने लगूंगा तो मेरे को बहुत ऐसे, मैं धीरे धीरे पकड़ के ऐसे खींच रहा हूं उसको तो नहीं फुटेगा, पर अंदर कोई रिएक्शन हुई और एकदम बहुत जोर से फोर्स लगा और वो फट गया, मतलब जो इंपल्स फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये किसकी तुलना में बहुत ज्यादा है? जनरली अगर इसमें मान लो नीचे mg लगा, ये बम हवा में था और यहां फटा, तो ये किसके थ्रू फटा होगा, किसकी वजह से फटा होगा साहब? इंटरनल फोर्स की वजह से। इंटरनल फोर्स की वजह से फटा होगा, बिल्कुल, ये हमको समझ में आता है। और वो जो इंटरनल फोर्स होगा वो mg की तुलना में बहुत, जो इंटरनल फोर्स होगा
जो कि इंपल्स फोर्स भी होगा, ये इसकी तुलना में mg की तुलना में बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा होगा। जैसे मान लो ये आधा किलो का है बॉम्ब, आधा किलो का तो नहीं होता, फिर भी मान लो आधा किलो का बॉम्ब है, मतलब 500 ग्राम का बॉम्ब है, या फिर मैं बोलूँ 0.5 kg का बॉम्ब है। तो इस पे mg लगेगा कितना, इस पे mg लगेगा इंटू 10, जी की वैल्यू अगर मैं 10 मान लूँ तो इंटू 10, तो मतलब 5 न्यूटन फोर्स लगेगा। अब जो इंपल्स लग रहा होगा वो इसकी तुलना में कितना लगता है, वो लग रहा होगा लगभग 10⁻9 न्यूटन, 10⁻6 न्यूटन ऐसे लगता है। तो मुद्दा क्या है ये समझाने का कि 10⁻9 वाले फोर्सेस इसकी तुलना में तो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा है। तो हम इसके कंपैरिजन में इसको नेग्लिजिबल मानते हैं, नेग्लिजिबल मतलब बहुत कम लग रहा है। और दूसरा पॉइंट क्या है, ये बहुत कम टाइम के लिए लग रहा है, बहुत कम टाइम के लिए, ठीक है ना, बहुत ही कम टाइम के लिए। तो जस्ट फटने के पहले, जस्ट बॉम्ब फटने के पहले जो इसका मोमेंटम था, जो इसका मोमेंटम था जस्ट बॉम्ब फटने के पहले और जस्ट बॉम्ब फटने के बाद, जैसे फटा जस्ट उसके बाद पी फाइनल, ये दोनों इक्वल होंगे। यहां पे मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सर, वो बहुत कम है किसकी तुलना में, इंपल्स फोर्स की तुलना में। आ गया समझ में? ठीक है, ये समझना पड़ेगा भाई, है ना, ये डाइजेस्ट करनी पड़ेगी बात, है ना, डाइजेस्ट करनी पड़ेगी। क्या बोल रहा हूं मैं, एक फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोइड करता है वो इंपल्स फोर्स होता है, इंपल्स फोर्स होता है, और बहुत ज्यादा होता है अदर एक्सटर्नल फोर्स की तुलना में, यहां पे जो कि mg है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है। ठीक है, तो अगर mg लग रहा है तो हम बोलेंगे कि y डायरेक्शन में mg तो लग रहा है, ठीक है, पर इंटरनल फोर्स की तुलना में mg जो है बहुत छोटा है। जिस फोर्स की तुलना में वो फट रहा है, बॉम्ब फट रहा है, जो इंपल्स फोर्स है, उसके कंपैरिजन में mg बहुत छोटा सा है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे ऑलमोस्ट कि जो चेंज इन फोर्स, चेंज इन मोमेंटम है वो ऑलमोस्ट जीरो ही है, या फिर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, चेंज नहीं आ रहा है, मतलब पी इनिशियल जो होगा वो पी फाइनल के बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑलमोस्ट जीरो होगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, अपन जो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं ये कब लगा रहे हैं, जस्ट बॉम्ब फटने के पहले, फटने के पहले, और ये वाला जस्ट बॉम्ब फटने के बाद। इस वाले केस के लिए हम बोल सकते हैं मोमेंटम कंजर्व्ड है सर, क्योंकि बहुत कम टाइम पीरियड के लिए लग रहा है, दूसरा उसका जो इंपल्स है उसकी तुलना में जो दूसरे फोर्सेस है वो बहुत नेग्लिजिबल है। ठीक है, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो तुम्हें फील आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन देखो यार, मैं एक चीज बता दूं, जो लेक्चर्स वगैरह बना रहा हूं ये बिलो एवरेज बच्चे के लिए नहीं है, मतलब है ना, मतलब मैं आईआईटी लेवल ही जाके चीजें करा रहा हूं, है ना। तो जेई एडवांस मेन गोल, जेई मेन प्लस एडवांस ही गोल है, और इसके अलावा ना तो मैं नीट के लिए कुछ सोच रहा हूं, ना कुछ कर रहा हूं, और ना ही बोर्ड के बच्चों के लिए। तो अगर नीट के या बोर्ड के बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिए इतना यूजफुल नहीं होगा, है ना। ये मेन प्लस एडवांस ओरिएंटेड है, कॉन्सेप्ट वाइज नीट वालों को फायदा हो सकता है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट वाइज तो बोर्ड वालों को भी फायदा हो जाएगा, पर जो ओरिएंटेड है, जो क्लास मेन फोकस करती है जेई एडवांस पे, और जेई मेन पे तो चलो एडवांस पे फोकस कर रहे हो तो जेई मेन पे करना ही पड़ता है, वो वाला केस है बाकी, है ना। बाकी मेन मुद्दा अपना जेई एडवांस है। ठीक है, चलो ठीक, यहां तक समझ में आ गई। क्या बोल रहा है, अ बॉम्ब बर्स्ट इनटू 2 पीसेस, जो बॉम्ब है वो 2 टुकड़ों में टूट गया, ठीक है साहब, ऑफ 8 kg एंड 2 kg मासेस, दे भी रखा है। एक जो पीस टूटा बड़ा वाला पीस वो 8 किलो का है, और जो छोटा वाला पीस है वो 2 किलो का है। ठीक है, एज शोन इन फिगर, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी v, वेलोसिटी v, ये वाली वेलोसिटी अपन को फाइंड करनी है, ये है। ठीक है, चलो मेरे को ये पता है कि जस्ट बॉम्ब फटने के पहले पी इनिशियल और जस्ट बॉम्ब फटने के बाद पी फाइनल इक्वल्स होते हैं, कंजर्व्ड रहता है लीनियर मोमेंटम, है ना। जस्ट बॉम्ब फटने के पहले और जस्ट बॉम्ब फटने के बाद कंजर्व्ड है। ठीक है, ये बात, ये हमारा ब्रह्मास्त्र है जो इस लेक्चर से सीखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल मोमेंटम, इसका वजन कितना होगा, ये बॉम्ब ही फटा था, इसके टुकड़ों का वजन 10 किलो, तो 10 किलो इसका इनिशियल मास था। मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, इसकी वेलोसिटी 0 थी, इंटू 0 इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं तो
मास इंटू वेलोसिटी, ये 2 किलो का था, इंटू 300 इसकी वेलोसिटी थी सर, ठीक है। माइनस, माइनस क्यों लगा रहा हूं, उसकी वेलोसिटी उधर है, तो माइनस v इंटू 8, बस एक लाइन का क्वेश्चन है ना। आगे जाके अभी थोड़ा और इसमें टफनेस बढ़ाएंगे और प्रोजेक्टाइल भी करा देंगे इसको, है ना। ये तो 0 बना, ये 600 माइनस 8v, ठीक है। 8v इज इक्वल्स टू 600, 8 से काटोगे 75 बनेगा, v इज इक्वल्स टू 75 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर है, ठीक है। आसान था, बस क्या चीज याद रखनी है, जस्ट बम फटने के पहले और जस्ट बम फटने के बाद मोमेंटम कंजर्व्ड है साहब, पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। अ बॉम्ब इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, मतलब इसमें इसने क्या करा, इसने बोला कि भाई इनिशियली वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इट बर्न इनटू टू पीसेस ऑफ 6 kg एंड 7 kg, 4 kg कर लेते हैं, ये टाइपिंग एरर है ना। 4 kg, 6 kg एंड 4 kg में ये फट गया, ठीक है। एज शोन इन फिगर, फाइंड द वेलोसिटी v, v वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। अभी बताया जस्ट बॉम्ब फटने के पहले और जस्ट बॉम्ब फटने के बाद सर जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, ठीक है, यहां तक हमको समझ में आ गया। दूसरी कहानी क्या थी कि मैं पी इनिशियल लिखता था, तो पी इनिशियल इन दोनों का 6 + 4 10 इंटू वेलोसिटी, इस बार इसकी वेलोसिटी दे रखी है 10, ठीक है, तो इंटू 10 इज इक्वल्स टू इसका मास, इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मान लूं, है ना, इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मान लूं तो इसका मास है 4 kg इंटू वेलोसिटी जा रही है इसकी 100, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस। माइनस क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। v इंटू मास, अगर आप ये माइनस नहीं भी लगाओगे ना, प्लस लगा के v लिख दोगे, क्योंकि हो सकता है कि इसे v नहीं दे रखी हो, बोला कि भाई सेकंड पार्टिकल जो 6 किलो वाला मास है उसकी वेलोसिटी v है, तो हो सकता है v इधर भी हो, कुछ भी सोच सकते हो, तो प्लस के साथ लिख देना, वो माइनस में आ जाएगा आंसर, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये बन गया 100, ये बन गया 400, ये 100 इधर जाएगा 300 और इसको उधर ले जाऊंगा तो 6v इज इक्वल्स टू 300, तो v इज इक्वल्स टू 300 बटा 6, 3 से चाहो तो काट दो, है ना, 100 को 2 से काटोगे 50 बनेगा, 50 यूनिट है भाई साहब मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड ये आंसर है, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन देख लिया जिसमें सॉरी जो बॉम्ब था रख के फोड़ दिया गया था, दूसरे में एक्स डायरेक्शन में या किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेंक के फोड़ दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, फटा और उसके टुकड़े ऐसे एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में नहीं जा रहे हैं, वो बिखर गए, अब प्रॉपर बॉम्ब के चितड़े उड़ रहे हैं अब, है ना, ठीक है। चलो ये क्या बोलते हैं, अ बॉम्ब ऑफ मास 3 kg बर्स्ट इनटू 3 पीसेस ऑफ इक्वल मासेस। अब देखो ये इक्वल मासेस है ना, इक्वल मासेस है, मतलब सारे टुकड़े बराबर है। एज शोन इन फिगर, फाइंड द वेलोसिटी v3 वेक्टर, ये रहा v3 वेक्टर, एंड एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है, ठीक है, कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है। अब देखो एक मैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है क्वेश्चन करने का, कि अगर आप मोमेंटम, हमको ये पता है जो मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इतना हमको समझ में आता है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, और अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में सिंपल नहीं लग रहा है अपन को कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में सोल्व करना पड़ेगा, रिजोल्व करना पड़ेगा, तो ट्राई करो कि पी वेक्टर बनाओ, वेक्टर बना के सोल्व करो, है ना, वेक्टर बना के सोल्व करने की कोशिश करो, और वेक्टर तुम्हें आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं 1-2 दिन में वेक्टर पे लेक्चर ला दूंगा या उसके बेसिक्स पे लेक्चर ला दूंगा, पर कमेंट कम से कम 100 होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो यहां तक समझ में आया। देखो इसको मिटा दूं या इसको हटा देते हैं, इसको इधर रख देते हैं अभी के लिए।
ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है। अब देखो एक और चीज, एक स्मार्ट वाला तरीका और एक बेसिक वाला तरीका बताऊंगा। एक चीज मेरे को देखो, कभी भी जीवन में मेरे को तो अभी भी मेरी आदत पड़ी हुई है कि मेरे को जैसे दो चीजें एक साथ दिखती है, मतलब एक जैसी दिखती है, सिमिलर, तो मेरे को ये पता है कि वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, ये वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है इसकी, और जो मास है वो भी इक्वल 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 है, वो भी इक्वल 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 है। तो मैं ये बोलूंगा कि एक वेक्टर तो यहां पर है पी वाई वेक्टर, जिसकी वैल्यू क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। मास ये रहा, मास क्या है 1 है, और वेलोसिटी 3 kg का था, इक्वल वहां से टूटा था, तो इक्वल इक्वल इक्वल, तो सब 1 kg के होंगे, 1 इंटू ये, तो 50√2, ये क्या है इसका मोमेंटम है, ठीक है, मोमेंटम ये इधर है पी वाई वेक्टर। एक होगा पी एक्स वेक्टर इस डायरेक्शन में, जो भी क्या है 50√2, क्योंकि मास तो 1 ही है, ठीक है। और एक वेक्टर है यहां पर जो कि एंगल थीटा पे है, मतलब यहां पे एक और वेक्टर है, इसको मैं पी एक्स इसको P3 वेक्टर बोल देता हूं, और जो एंगल है वो थीटा दे रखा है, ठीक है, आसान है। देखो डरना नहीं है वेक्टर से, वेक्टर आता है ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, और अगर तुम एडवांस और जेई मेन जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो ना, तो टफ चीजों को मतलब आसान बनाओ, उनको रट लो, उनको अपने हर एक रोम रोम में बसा लो, ठीक है ना, तभी चीज आसान लगेगी। तो अगर मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाऊं तो मेरे को पता है एक वेक्टर यहां पर है पी वाई वेक्टर, और एक वेक्टर यहां पर है जो कि पी एक्स वेक्टर है, और एक वेक्टर यहां पर है P3 वेक्टर जो कि थीटा एंगल बनाता है वाई एक्सिस से। ये क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब एक और चीज तुम देखो, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर बराबर है, और मेरे को पता है कि जो P इनिशियल है वो 0 था, जस्ट फटने के पहले मास 3 किलो, वेलोसिटी 0, तो मतलब इनिशियल मोमेंटम तो 0 था, ठीक है। तो क्या फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा? हाँ, जस्ट बाद भी 0 होना चाहिए। तो अगर P इनिशियल 0 था और P फाइनल भी 0 था, तो ये वाला जो फाइनल जस्ट बॉम्ब फूटने के बाद की कहानी में लिख रहा हूं, तो इन सबका सम वेक्टर, मतलब इन सबका जो टोटल वेक्टर होगा वो 0 होगा। मतलब मैं बोलूंगा कि पी वाई वेक्टर प्लस पी एक्स वेक्टर प्लस P3 नाम दे रखा उसका, P3 वेक्टर इक्वल्स टू 0 है, ये हमको पता है क्योंकि P इनिशियल 0 है ना। समझाने के लिए धीरे धीरे बता रहा हूं, एक लाइन का क्वेश्चन है वैसे तो, है ना। दूसरे तरीके से भी बता दूंगा, दूसरा तरीका भी है जो कि एवरेज बच्चे यूज करते हैं, पर मैं चाहता हूं कि तुम थोड़े ऐसे तरीके यूज करो जिनसे क्वेश्चन जल्दी और स्मार्टली सोल्व हो पाए, ठीक है ना। अब ये 0 होगा तो मैं बोलूंगा इन दोनों का रिजल्टेंट यहां कहीं आ रहा होगा, और वो रिजल्टेंट इसको काटेगा, तभी तो 0 होगा। एक तो देखो सीधा यहां से ले जाओ, इधर उधर कर लो, 0 कर लो, मेरे को तो ये पता है इन सबका रिजल्टेंट 0 आने वाला है, तीनों का मिला के। और मेरे को एक चीज दिखती है कि इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, और वो इसको काटना चाहिए जब भी 0 बनेगा, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में कहीं आएगा और वो इसको काटना चाहिए जब भी 0 बनेगा। एक और चीज देखो, 50√2 50√2 बराबर है, तुम चाहो तो एंगल भी निकाल सकते हैं टेन थीटा से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, वैसे भी करके तो एंगल भी निकल जाता। अगर ये बराबर नहीं होते तब भी पता चल जाता, मतलब अगर कुछ और होता, है ना। तो मैं कैसे करता, मैं लिखता भाई टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो ये थीटा वेक्टर को ऐसे मूव किया जा सकता है, तो ये पी एक्स वेक्टर बनता, और मैं लिख देता परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर जो कि 50√2 डिवाइडेड बाय बेस, वो भी 50√2 है, कट गया, ये बनाया, मतलब थीटा क्या है 45 डिग्री है। 45 डिग्री के अलावा कुछ और भी तो आ सकता है ना, क्या ही लोड है। थीटा पता चल गया, और मेरे को इनका रिजल्टेंट आता ही है अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो कोस थीटा जो होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। मेरे को लग रहा है थोड़ा ज्यादा हो गया डोज, है ना, पर समझ में आना चाहिए यार, देखो, है ना। 50√2 ये मेरे को पता 45 डिग्री का है, और ये क्या आ जाएगा, जब सेम एंगल होते हैं तो √2 से इंटू कर दो तो उसका रिजल्टेंट आता है। तो मैं बोलूंगा 50√2 इंटू √2, इसका रिजल्टेंट आ रहा होगा, ये बन जाएगा 100, है ना, 50 √2 इंटू √2 2 इंटू 50 100। तो क्या हो गया, थोड़ा और सिंपलेस्ट डायग्राम में दिखते हैं इसको, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पे जो एंगल है, अभी मेरे को पता चल गया एंगल जो थीटा है, ये थीटा सेम होगा क्योंकि ये दोनों आपस में काटने वाले हैं, तो इन दोनों को एकदम ऑपोजिट एकदम बराबर होना चाहिए, जब तो काटेंगे जब तो 0 आएगा, है ना। तो थीटा, और ये थीटा कितना है 45 डिग्री, तो ये थीटा जो 45 डिग्री है पता है, तो 45 डिग्री पर P3 वेक्टर है साहब, और यही हमको निकालना भी है, पर P3 निकलेगा तो भी निकलेगा।
और ये वाला वेक्टर जो जस्ट इसके अपोजिट है वो हमको पता चल गया वो कितना है, 100 100, ठीक है। अब जो P3 है उसका मैग्नीट्यूड 100 के बराबर होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो मैं लिखूंगा P3 का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है 100 के। मैग्नीट्यूड क्यों? क्योंकि एक्चुअल में P3 क्या है, अगर मैं बोलूं P3 क्या है, तो P3 जो है वो है -100, सॉरी +100। P3 क्या है, 100 है, तो ये 100 इस 100 को काटेगा, ये 100 इस 100 को काटेगा, इतना समझ में आता है, ठीक है, ठीक है सर, यहां तक समझ में आता है। तो ये है। और P3 मैं कैसे लिखूंगा, P3 मास कितना है 1 इंटू वेलोसिटी है V3 इज इक्वल्स टू 100। तो मैं बोलूंगा जो V3 है साहब वो है 100, खत्म, ठीक है, खत्म। ये थोड़ा स्मार्ट वाला तरीका था। क्या करा अपन ने, क्या करा अपन ने, क्या करा अपन ने? अपन ने कुछ नहीं करा। मैं एक बार इस पूरे को हटा के तुम्हें जल्दी से एक और बार समझा देता हूं, फिर मेथड नंबर 2 बताऊंगा, ठीक है, फिर मेथड नंबर 2 बताऊंगा। आया ये रहा, इसको यहां हटाते हैं, यहां रख देते इसको। ये क्या है, मेथड नंबर 1, जो कि मेरे को पसंद है ऐसे तरीके। मैं ये वाला एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, फिर इसके बाद नॉर्मल तरीके से करके बता दूंगा। मेरे को ये पता था कि मेरे को ये सीखने में आया कि जब भी अगर सिर्फ एक्स एक्सिस में सोल्व हो रहा है क्वेश्चन, या वाई एक्सिस में सोल्व हो रहा है, या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इजीएस्ट फॉर्म में सोल्व हो रहा है, तो मैं वैसे कर लूंगा। पर मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए वो वेक्टर के फॉर्म में करनी चाहिए, है ना। तो इसमें जैसे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस आगे अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है वेलोसिटीज, और वेलोसिटीज के डायरेक्शन में मोमेंटम होता है, तो मैंने वेलोसिटी के डायरेक्शन में मोमेंटम मान लिया कि भाई इधर एक मोमेंटम जा रहा होगा पी वाई, इधर जा रहा होगा पी एक्स, इधर जा रहा होगा P3 मोमेंटम, ठीक है। और मेरे को ये पता है कि P इनिशियल 0 था तो P फाइनल 0 होना चाहिए, मतलब इन सबका सम इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब इन सबका सम 0 होना चाहिए, तो मैंने को बोला कि यार ये वाला वो मोमेंटम और ये वाला मोमेंटम का रिजल्टेंट इसको काटेगा, तभी तो 0 होगा, है कि नहीं है। तो मैंने इसका और इसका रिजल्टेंट निकाला, जो कि कितना आ रहा था, ये 45 डिग्री है, दोनों सेम है, तो 45 डिग्री बनेगा, जाहिर सी बात है 45 डिग्री बनेगा, और इसका रिजल्टेंट आएगा इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। तो यहां बना 50 √2 इंटू √2, तो √2 तो 2 बन गया, 2 इंटू 50 100 बन गया, तो 100 इधर आया। अब वही P3 के बराबर होगा क्या, हाँ होगा। P3 क्या लिखूंगा, V3 इंटू 1, 1 क्या है इसका मास, है ना। तो V3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 100 आ गया था, ठीक है। तो V3 कितना आ गया, 100 आ गया, खत्म, ठीक है। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 देखो क्या कर सकते हो तुम क्या कर सकते हो, इधर मैं बोल देता हूं कि Vx है और इधर है Vy। मैं क्या करा, इसके कंपोनेंट कर लिए। जो Vx है वो कितना है, V3 sin थीटा, ठीक है। और जो Vy है वो क्या है, V3 cos थीटा, ऐसे मान लो। अब चाहो तो आसान डायग्राम बना लो, क्या बनेगा मेरे को पता है। इस तरफ जो है वो है 50 √2, मास 1 kg, तो कोई लोड वाली बात नहीं है। इधर है 50 √2, इस डायरेक्शन में है Vx, तो इसको Vx लिखता हूं अभी के लिए, और इस डायरेक्शन में है Vy, इसको Vy लिख देता हूं, ये लो खत्म। इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर दो, इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर दो। अब तो मैं लग रहा है सर ये ज्यादा आसान है, नहीं है, है ना, ये तो ज्ञान है भैया, ठीक है। देखो दिस मोमेंटम इस डायरेक्शन में करूंगा तो Vx जो आएगा वो आएगा कितना, 50 √2। कैसे कैसे लिख दिया सर डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट नहीं लिखूं, थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखता हूं। इस डायरेक्शन में मोमेंटम इनिशियल रेस्ट पे था 0 इज इक्वल्स टू फाइनल 1 kg जा रहा है 50 √2 से, प्लस डायरेक्शन उधर है तो मैं इसको माइनस लिख दूंगा, Vx इंटू 1 kg। जो Vx आएगा वो आएगा 50 √2, ठीक है। ऐसे y भी इसके बराबर आने वाला है, तो Vy जो आएगा वो आएगा 50 √2, ठीक है।
ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। इन दोनों का रिजल्टेंट जो इधर आएगा वो कितना आएगा, 50 √2, 50 √2 ये कितना आएगा 100, और जो V3 है वो भी क्या आएगा 100। काम खत्म, मास 1 kg था। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। मैं फिर भी तुम्हें देख के आसान लग रहा होगा क्योंकि अभी तुमने कम क्वेश्चन करे। जब तुम ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे, तुम PYQs करना शुरू करोगे, है ना, जेई एडवांस का PYQ करोगे 2021 साल का करोगे, तो उसमें भी तुम्हें एक क्वेश्चन मिलेगा जो कि मोमेंटम कंजर्वेशन का, वो करके देखना एक बार, ऐसे तरीकों से करके देखना जिसमें तुम्हारे प्राण बाहर आ जाएंगे, और अगर वेक्टर फॉर्म यूज करके देखना, है ना। ठीक है, आसान है आसान है आसान है। अब देखो, मैं अगर इस क्वेश्चन को करता ना पहली बार देख के, तो मेरे को ये दोनों दिख रहे थे, मेरे को रिजल्टेंट दिख जाता, है ना, मेरे को वहीं पता चलता कि यहाँ पे कहीं रिजल्टेंट आ जाएगा, है ना। इधर VX है, इधर VY है, तो मैं उन थीटा 45 आ ही जाएगा, तो ये दोनों बराबर होने वाले, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, देख के सोल्व करता। मैं एक बार पेन नहीं चलाता इस पे। अगर मैं ये क्वेश्चन कर रहा होता तो मेरी जेई टाइम की प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, उस टाइम लेवल, उस टाइम में मेरा ये स्तर था, वैसा स्तर तुमको लाना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, मतलब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, 2 क्या। चलो ये थोड़ा अलग है, ठीक है। क्या बोल रहा है, अ बॉम्ब ऑफ मास m burst into 3 pieces as shown in figure, find the velocity v3 and angle theta। चलो ठीक है, वापस से 2 तरीके हो सकते हैं, या तो इसके कंपोनेंट कर लो या फिर वेक्टर में सोल्व कर लो। मैं वेक्टर ही प्रीफर करता हूं, मैं वेक्टर में करके देखता हूं, हाँ। पी वेक्टर, पी वाई वेक्टर, जो कि क्या है इस डायरेक्शन में, मास इनटू वेलोसिटी। मास इसका m/4, वेलोसिटी इसकी 3v, तो 3v वेलोसिटी, मास m/4, यह है क्या, यहां पे कहीं px आएगा, यहां कहीं px आएगा, जो कितना होगा, इसकी 4v वेलोसिटी है, मास m है /4। ठीक 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 ठीक। चलो यहां पे मान लो P3 वेक्टर होगा, ये कितना होगा, जो P3 वेक्टर होगा वो होगा मास। मास क्या होगा, ये m/4 है, ये m/4 है, ये होना चाहिए कितना, m/2 होना चाहिए। वैसे तो फिर भी चाहो तो इसे कैलकुलेट कर लो, है ना, दिखता है ना तुमको, इतना नहीं दिखता है तो कर लो, पर आना चाहिए, धीरे धीरे दिखना चाहिए। m/4 m/4, 2m/4 मतलब m/2, m में से m/2 गया, m/2 बचा, ठीक है। तो मास है इसका m/2, वेलोसिटी इसकी v3, तो v3 इंटू m/2 ये है। मेरे को पता है कि इनिशियल मोमेंटम जो था वो 0 था, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट उसको काटेगा। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, वो आएगा, देखो एक और तरीका बताऊं, मतलब थोड़ा और अगर तुम्हें स्टेप जाननी है तो, मेरे को ये पता है कि फाइनल वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो पी वाई वेक्टर प्लस पी एक्स वेक्टर प्लस P3 वेक्टर, जो कि इक्वल्स टू 0 है। तो मैं बोल सकता हूं जो P3 वेक्टर है वो होगा माइनस ऑफ PY वेक्टर प्लस PX वेक्टर, ऐसे भी सोच सकता हूँ। ये भी वही कहानी बता रहा है जो मैं बता रहा हूँ, और फील के साथ आना चाहिए, कैलकुलेशन तो ठीक है, मैथमेटिकल चीज़ों के साथ तो ठीक है। मेरे को पता है इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इसको काटेगा, तभी तो न्यूट्रल टोटल 0 होगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं सर। दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, मैं एक बार के लिए बता देता हूँ बस तुमको, a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा, सॉरी कोस थीटा का रूट। ये क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, छोटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख लो इसको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसके लिए लिखते हैं इसका स्क्वायर 3mv/4 का स्क्वायर प्लस 4mv/4 का स्क्वायर प्लस, देखो अब 2ab कोस थीटा, ये कोस थीटा किसका होता है, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल 90 है, कोस 90 0 होता है, तो उधर वाली टर्म 0 हो जाएगी। इसका रूट कितना आएगा, ये थोड़ा सा देखो, mv² कॉमन और 4 भी कॉमन, तो बाहर आ जाएगा mv/2, अंदर रूट में बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25, 25 का रूट 5, तो 5mv/2,
ये क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, P3 के बराबर है, तो मैं बोलूंगा और P3 किसके बराबर है, V3 m/2 जो कि 5mv/2 है, तो जो V3 है वो है 5v, जो V3 है वो है 5v। ठीक है, ठीक है, कोई लोड नहीं है ना, इतना समझ में आता है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है सर। ठीक है, चलो, आसान तरीका, बढ़िया तरीका, बेस्ट तरीका। अब तुम्हें ये देख के से लंबा लग रहा होगा, पर अगर तुम इसको ऐसे अगर करने के लिए सोल्व, अभी तुमको समझाना है मेरे को, तो मैं इतना लंबा लंबा लिख रहा हूं, वरना मेरे को तो ये दिख रहा था, ये दिख रहा था, मेरे को था इसका स्क्वायर को जोड़ूंगा रूट में, तो मैं सीधा ये चीज बाहर निकाल लेता और ये लिख देता 5। ये टर्म मतलब मैं इस ये लिखने के बाद सीधा ये टर्म लिखता, है ना, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलो, अब चाहो तो तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या, इधर कंपोनेंट कर लो, इधर कंपोनेंट कर लो, इस डायरेक्शन में निकाल लो। चलो करके बता देता हूं मैं, वैसे भी करके देता हूं, है ना, जिसको जो तरीका समझ में आया वो कर लेना। मैं रिकमेंड करता हूं कि तुम्हें वेक्टर के फॉर्म में सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की बात होगी तो फिर वो तरीका ज्यादा आसान होगा। ठीक है, चलो दूसरे तरीके से करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं। हाँ, ठीक है, इधर लिख दो Vx, इधर लिख दो Vy। ठीक है, ठीक है, मोमेंटम की बात कर रहा हूं तो इंटू m/2 आया था, तो इंटू m/2 और इधर इंटू m/2 लिख दो। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस डायरेक्शन के लिए मोमेंटम कंजर्व करूंगा, तो इनिशियल तो 0 था सर, फाइनल बता दीजिए। फाइनल होगा 4v इंटू मास m/4 प्लस, पर मैं माइनस लिखूंगा, मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, तो मैं माइनस लिखूंगा, माइनस Vx इंटू m/2। ठीक है, Vm इज इक्वल्स टू Vx m/2। ठीक है, ठीक है, यहां आ जाएगा 2Vm, m से m को मार दो तो Vx इज इक्वल्स टू 2v आएगा, Vx इज इक्वल्स टू 2v आएगा। ठीक है, ये आ गया। दूसरा, दूसरा Vy के लिए लिखोगे वापस से, Vy के लिए क्या लिखोगे, सॉरी, Vy के लिए क्या लिखोगे, ये x डायरेक्शन की बात थी, x डायरेक्शन की बात थी, y डायरेक्शन के लिए लिखते हैं, y डायरेक्शन के लिए लिखते हैं, y डायरेक्शन के लिए लिखते हैं। मैं बोलूंगा इनिशियल मोमेंटम 0 था सर, फाइनल मोमेंटम ऊपर वाले को पॉजिटिव मानता हूं, तो 3Vm/4 माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि ऊपर मैंने पॉजिटिव मान लिया, नीचे आ रहा होगा Vym/2, तो ले जाऊंगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल हो जाएगा, और ये काटापिटी करूंगा, मतलब 3m तो m को मार देगा, 3v/4 इज इक्वल्स टू Vy/2, ये 2 गया, तो 3v/2 इज इक्वल्स टू Vy, ये निकाल ली, ये निकाल ले। ठीक है, इनका रिजल्टेंट, अब एंगल निकालना है, मान लो इनका एंगल निकालना है, तो एंगल कैसे निकालोगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वाली इसके सामने, ये वाला वेक्टर यहां शिफ्ट हो सकता है, और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो Vx/Vy, Vx कितना है, Vx है 2v बाय Vy, Vx/Vy है 3v/2, तो v ने v को मार दिया 4/3 का, सॉरी,
इज इक्वल्स टू टेन थीटा। अब तुम एक और चीज समझोगे, क्या कि सर हमें ट्राइंगल पता था, इसका सबसे बड़े एंगल की साइड सबसे बड़ी होती है जो कि 5 थी, और थीटा एंगल के सामने वाली सबसे छोटी होती है 3 थी, और उसके अपोजिट में 4 थी। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर, ओह सॉरी उल्टा है, तो वो थीटा ये वाला है ना, थीटा ये वाला है। कैसे? अगर ये थीटा मैं मानूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये एंगल क्या होता है? ये होता है 53 डिग्री। तो जो थीटा है वो 53 होगा, ठीक है। तो थीटा है वो कितना होगा? 53। थीटा जो है वो कितना है? 53 डिग्री। ठीक है साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेक्टर में भी तुम देखते तो हो जाता, ठीक है ना। ठीक है, वेक्टर में भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते तो आ जाता, सेम ही चीज आती वापस से। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। दो तरीके हैं, या तो कंपोनेंट कर लो एक्सआई में, या वेक्टर के साथ फॉर्म सॉल्व कर लो, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर। मैं रिकमेंड करता हूं वेक्टर का यूज करो, ठीक है। चलो, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? अ बॉम्ब ऑफ मास 3 kg परफॉर्म अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है भाई, इस बार प्रोजेक्टाइल भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। A bomb of mass 3 kg performing a projectile motion as shown in figure. Bomb is exploded into 3 equal masses. पहले तो 3 इक्वल मासेस में ये कट गया, ठीक है। 3 इक्वल मासेस, 3 इक्वल मासेस में, 3 इक्वल मासेस में फटा है ये, ठीक है। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, अभी बोल रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट। देखो यहां से चीजें निकल के आएगी। प्रोजेक्टाइल कर रहा है पहली बात तो, और इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके ये फटा यहां पे गई, ठीक है। ये क्या है? इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होता है? टॉप मोस्ट पॉइंट पे सर जो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन होती है वो जीरो होती है। हर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ वेलोसिटी जब तो ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। यहां आके सिर्फ आगे की तरफ वेलोसिटी होती है, ऊपर की तरफ जीरो होती है। टॉप मोस्ट पॉइंट का मतलब ये होता है, ठीक है सर, हमको पता है इतना। चलो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जीरो होती है, 3 इक्वल मासेस में टूटा है। 2 पॉइंट अपन को सीखने को मिले, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 20√3 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी किसी थीटा एंगल पे थी। मेरे को ये पता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे फट रहा है, मतलब सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, और जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी ड्यू टू प्रोजेक्टाइल वो जीरो होगी। वो क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है। इसको मैं लिखूं इनिशियल मोमेंटम। देखो अब मैं जो जस्ट बिफोर फटना और जस्ट आफ्टर फटना कहां के लिए लिखूंगा? टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए लिखूंगा। जस्ट बिफोर यहां थोड़ी आ जाएगा, जस्ट बिफोर तो वही होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पी इनिशियल लिखो, पी इनिशियल। अब पी इनिशियल 2 डायरेक्शन में हो सकता है सर। एक हो सकता है एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में जो होगा वो होगा इसका cos 30, cos 30 होता है √3/2, √3/2, और 2 इसको काटेगा तो 10, मैं लिख देता हूं पूरा, 23 इंटू √3/2, ये 10 बना, ये इसको काटेगा √3 बचेगा, तो मतलब 10/√3 है ना, इनटू मास। मास कितना है इसका? इनिशियली फटने के पहले टोटल मास आएगा वो 3 है, ये इसको वापस से काट देगा, बचेगा कितना? 10√3। ये पी इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन है, पी इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है सर। पी इनिशियल इन वाई डायरेक्शन, तो इनिशियली जस्ट बिफोर फटना टॉप मोस्ट पॉइंट वाई डायरेक्शन में कोई था क्या? मोमेंटम नहीं, जीरो। वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो मोमेंटम जीरो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, यहां तक गणित अपन को समझ में आ गए। अब कैसे करेंगे? देखो, मैं इसके कंपोनेंट कर देता हूं एक्स वाई में। इधर इधर कितना होगा? sin 60, तो ये बनेगा, मैं इसको साइड में सोल्व करके सीधा लिखेंगे अपन। तो इस वाले के लिए इसको मैं बोलता हूं P3 वेक्टर। तो P3 वेक्टर के लिए जो वेलोसिटीज होंगी, इसके लिए वेलोसिटी के लिए सोल्व कर रहा हूं, तो यहां से 60 डिग्री पे है, येलो कितना है? 1980,
है ना, किसी सन का नाम लग रहा है 1980, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और कोस 60, इधर कंपोनेंट आएगा कोस 60 जो कि हाफ होता है, तो ये बनेगा 2 से काटूंगा 990 बनेगा, ठीक है ना। कोस 60 हाफ होता है, साइन 60 √3/2 होता है अगेन, तो √3/2 990 √3, ये आएगा 990 इंटू √3, यहां तक आ गया समझ में? सॉरी, क्या हो रहा है? ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी, इसके दो वो किए जा सकते हैं, इस वाले मोमेंटम के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं। एक कंपोनेंट आएगा साइन 60, साइन 60 √3/2 होता है, 2 से काटने के बाद 990 बनेगा इंटू √3। एक नीचे कंपोनेंट आएगा कोस 60 हाफ होता है, तो 990 इधर आएगा, ठीक। इनटू मास करोगे तो 111 kg इक्वल मासेस में टूटा था, तो ये एक्चुअल में पी एक्स डायरेक्शन है और ये पी वाई डायरेक्शन है। ऐसे में इसके लिए लिखूं, अगर ऐसे में इसके लिए लिखूं यहां पर, तो इसका एक इधर आएगा, इसको मैं बोलता हूं इसका पी एक्स, ये वाली जो कहानी थी ये किसके लिए थी? ये P3 वेक्टर के लिए थी, ये P3 वेक्टर के लिए कहानी है ये वाली पूरी। और ये अब लिख रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं P2 वेक्टर के लिए, इसको मैं P2 वेक्टर बोल देता हूं, इसको मैं P2 वेक्टर बोलता हूं और इसको मैं P1 वेक्टर बोल देता हूं, ठीक है ना? ठीक है, चलो इधर जो आएगा, इधर आएगा, इसको सीधा Vx लिखते हैं, इसको इधर Px और इधर Py, यही तो सॉल्व करना है, तो Px Py, ठीक है ठीक है। चलो अब y डायरेक्शन के लिए लिखूं पहले, तो मेरे को पता है P इन y डायरेक्शन जो कि 0 है, P इन y डायरेक्शन इज 0 है, क्यों? ये रहा P इनिशियल इन y डायरेक्शन जो कि 0 है, तो P इनिशियल y डायरेक्शन 0 है, तो मैं सीधा इक्वेशन लिख रहा हूं, तो समझ जाइएगा। ये लो साहब, P इनिशियल 0 था y डायरेक्शन में, फाइनल क्या आएगा? फाइनल आएगा, देखो मैं सीधा इसे लिख दूं, इसके बराबर होगी इन दोनों का सम, ये मोमेंटम इन दोनों के सम के बराबर होगा वाई डायरेक्शन में, तो मैं सीधा इसे लिख सकता हूं, क्या मैं सीधा इसे लिख दूं 990 इज इक्वल्स टू नीचे वाला 990, सॉरी 990, नीचे वाला 990 आ रहा है ना, नीचे 990 प्लस इसका पी वाई प्लस पी वाई, ठीक है, प्लस पी वाई, 990 प्लस पी वाई, को 60 प्लस हाफ होता है, ठीक है। उसके लिए लिखूं, किसके लिए? इनिशियल वाले के लिए, तो जो पी एक्स वाला एक्स वाले के लिए लिखूं, तो एक्स में जो मोमेंटम इनिशियल था वो कितना था? 10√3, ये ना, तो 10√3 इज इक्वल्स टू इधर कितना फाइनल मोमेंटम में, तो इधर पी एक्स प्लस उसका आएगा, उसका माइनस अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस कितना था वो? 990√3, 990√3, ठीक, 990√3 उधर जाएगा प्लस, तो 1000√3 इज इक्वल्स टू पी एक्स, इज इक्वल्स टू पी एक्स, ठीक है। और पी वाई जो आएगा, पी वाई यहां से मैं पी वाई लिखता हूं, तो जो पी वाई आएगा सर वो आएगा 990 माइनस 990, जो कि बनेगा 1000 इज इक्वल्स टू पी वाई। तो पी एक्स ये वाला, पी वाई ये वाला, दोनों आ गए, ठीक है। डायग्राम बना देता हूं, जो पी एक्स है वो है 1000√3
और जो पी वाई है वो है 1000। और जो थीटा है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है हमारा, P2 लिखा था ना मैंने उसको, P2 वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट P2 वेक्टर है, ठीक है। और वही किसके बराबर आएगा, क्योंकि मास बने तो V3 वेक्टर के बराबर आएगा, और यही अपन को निकालना था। तो एक चीज देखो, पहले तो मेरे को थीटा कहा था, थीटा ये रहा। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ गया √3। √3 आ गया। टेन थीटा √3 कब होता है, टेन थीटा √3 के बराबर होता है जब थीटा कितना हो, 60 डिग्री। तो मेरे को ये पता चल गया कि जो एंगल है वो तो 60 डिग्री है। तो जो एंगल है ये तो कितना है, 60 डिग्री। यहां तक तो पता चल गया, ठीक। ठीक है, दूसरा देखते हैं। एंगल पता चल गया सर हमको 60 डिग्री है, ठीक है साहब, एंगल 60 डिग्री है। तो चाहो तो रिजल्टेंट ऐसे लिख लो सीधा, ये वेक्टर इनका स्क्वायर करके सम कर दोगे तब भी आ जाएगा, है ना। मतलब मैं इसको ऐसे, मैं V3 यहां लिख देता हूं, चलो मैं V3 जो V3 है, V3 वो कितना आएगा, √ऑफ इसका स्क्वायर, मतलब 1000 √3 का स्क्वायर प्लस 1000 का स्क्वायर प्लस 1000 का स्क्वायर। सही है, ठीक है। ऐसे तो तुम सीधा यहां से लिख सकते हो, पहले ये लिख देता हूं, सीधा भी करके बता दूंगा कैसे कर सकते हो। इसमें 1000 का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, तो 1000 तो बाहर आ गया, 1000 तो बाहर आ गया। और √3 का स्क्वायर, सॉरी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये 3 + 1 4, 4 रूट बाहर आएगा 2, तो 2000 इसका V3 है। V3 जो है इसका वो कितना है, 2000। V3 2000 है, थीटा 60 डिग्री है, ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। अब एक और क्या कर सकते थे अपन, ऐसे ना करके सीधा हमको ये पता है कि थीटा 60 डिग्री है, cos 60 आधा होता है, cos 60 आधा होता है। तो मैं ऐसे लिख सकता था V3 cos 60 = 1000। cos 60 हाफ होता है, तो V3 हाफ इधर ले जाऊंगा तो 2000। सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे भी जो चमक जाए वो ठीक है, पर शॉर्टेस्ट तरीका चमकेगा तो अच्छा लगेगा, लॉन्गेस्ट चमकेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। तो शॉर्टेस्ट तरीका चमकना आना चाहिए। मैंने पहले भी कुछ लेक्चर्स में बोला है कि तुम जब सोल्व करो 3-4 स्टेप्स आगे कि तुम्हें दिखते रहने चाहिए, ठीक है ना। आखिरी क्वेश्चन इस लेक्चर का, दिखने में बड़ा डरावना है। अ बॉम्ब ऑफ मास 2 kg बस्ट इनटू 2 इक्वल मासेस। 2 इक्वल मासेस में टूटा है भाई, ये 2 किलो का था, मतलब ये भी 1 किलो है और ये भी 1 किलो है। ये 1 kg है और ये वाला भी 1 kg है, ठीक है, कोई लोड नहीं है। इन द एयर एट टॉप मोस्ट पॉइंट, अगेन टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो अभी क्या सीखा हमने भाई, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वी वाई जीरो होगी, वी वाई जो होगा 0 होगा एट टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में। As shown in figure, if one part returns to the original following the same path। अच्छा, इसलिए डायग्राम ऐसा बना हुआ है। जैसे ये फटा तो क्या होता है, एक पार्ट है ना वो तो ऐसे प्रोजेक्टाइल आया, यहां पे फटा और एक टुकड़ा उसका वापस से घूम के यहीं पहुंच गया, रिटर्न उसी पाथ पे वापस रिटर्न कर गया और यहां आके गिर गया, ठीक है। रिटर्न टू द ओरिजिनल original following same the path, return to the origin following the same path, find the distance x when other part will fall। मतलब अब एक पार्ट वापस से कहीं गिरा होगा, यहां से ऐसे ऐसे करके यहां पे कहीं आके दूसरा 1 किलो वाला पार्ट गिरा होगा, ये 1 kg का होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये x निकालनी है कि x दूरी ओरिजिन से नापी जाएगी दूरी, तो इतना तो समझ में आता है। तो ये जो पूरी दूरी है ये x है और ये फाइंड करने को बोला है। अब एक चीज समझो, सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है उसको कौन बदलेगा,
सेंटर ऑफ मास के मोशन को कौन बदलेगा? हमको ये पता है कि सर इंटरनल फोर्सेस से, इंटरनल फोर्स से तो जो वेलोसिटी थी, जो सेंटर ऑफ मास जिस वेलोसिटी से चल रहा था या जो उसका पाथ था उसी पे रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास का मोशन जब इफेक्ट होगा जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। और क्या यहां पे कोई ऐसा एक्सटर्नल फोर्स लगा कि जो उसके पाथ को वो करे, क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब? नहीं, mg लगा, mg नीचे लगा, mg की वजह से तो mg तो शुरू से ही लग रहा था ना, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अलग से आएगा कुछ? हम mg को भी इंटरनल मान रहे हैं, मतलब यहाँ पे mg था, mg था, mg था, mg था, mg इंपल्स लगा, इंपल्स फोर्स बहुत बड़ा फोर्स होता है, उससे फटा, उसकी तुलना में वो कमजोर था, तो लीनियर मोमेंटम जिसको फाइनल मोमेंटम हम लिख पा रहे थे। अब जो सेंटर ऑफ मास है, जो सेंटर ऑफ मास है, वो सेंटर ऑफ मास अगर ये फटता ही नहीं तो पूरा प्रोजेक्टाइल करता और यहां कहीं गिरता, प्रोजेक्टाइल करता और यहां कहीं गिरने वाला था, यहां कहीं गिरता। अब क्या सेंटर ऑफ मास अभी भी यहीं गिरेगा क्या, या कहीं इधर उधर हो जाएगा? नहीं, यहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि जब ये फटा, जब ये फटा तो जब जैसे ये फटा तो क्या इसके सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजेस आएगा क्या? नहीं, नहीं, क्यों आएगा चेंजेस? कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि एमजी तो पहले भी लग रहा था, एमजी की वजह से तो प्रोजेक्टाइल कर रहा था, तो फाइनल भी एमजी की वजह से प्रोजेक्टाइल तो करेगा। तो सेंटर ऑफ मास के में जो सेंटर ऑफ मास का सिनेरियो था स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इंटरनल फोर्स की वजह से फट गया, पर सेंटर ऑफ मास को डिस्टर्ब करेगा क्या इंटरनल फोर्स? नहीं। तो कुल मिला के जो सीखने की बात है वो क्या है, जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पे क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल। क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो सेंटर ऑफ मास को क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल करेगा। ठीक है, अब हमको ये पता है कि सेंटर ऑफ मास कहां गिरा होगा। मेरे को देखो एक चीज समझो, मैं इसका एक और दो कंपोनेंट हो सकते हैं। इसका एक कंपोनेंट होगा इधर जो कि 10√2 होगा, है ना, कोस, सॉरी एक सेकेंड, 10 होगा। 10 क्या होगा? कोस 45 क्या होता है? 1/√2, 10√2, √2 से √2 काटेगा, 10 बचेगा। इधर जो होगा वो भी क्या होगा? 10, अगेन 45 है तो 10। अब इधर 10 है और एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे, नीचे एक्सेलरेशन मानते हैं अपन, जी को मान लेते हैं, 10 लग रहा है। एक्सेलरेशन क्या बोलता है? एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बोलता है हर एक सेकेंड में इतने से कम होता है स्पीड में। तो हर एक सेकेंड में, तो हर एक सेकेंड में 10 से कम होता है, तो एक सेकेंड के बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मतलब इस पार्टिकल को यहां से यहां तक टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचने में जो टाइम लगा वो लगा t, और वो कितना? 1 सेकेंड। वो कितना? 1 सेकेंड। देखो प्रोजेक्टाइल में चीज, मतलब ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लल्लू सी है, ये ऐसे लिखा हुआ है तो क्या बोलते हैं अपन? हर एक सेकेंड में इतने से कम होती है वेलोसिटी। इसका मतलब ये है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, v = u + at लिखते थे अपन, लिखते थे। तो ये क्या बोल रहा है कि टाइम, अगर मैं t को 1 मान लू, टाइम को अगर 1 सेकेंड मान लू, तो हर सेकेंड में u में a जुड़ेगा तो v बन जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव में, तो हर एक सेकंड में a से u में घटोत्तरी होगी तो v आएगा। ऐसे है ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म मैं तो ऐसे याद रखता हूं कि हर सेकंड में 10 से बढ़ेगा या घटेगा, नीचे की तरफ घटेगा तो 1 सेकंड के बाद 10 घट चुका होगा तो 0 हो चुकी होगी, तो 1 सेकंड के बाद 0 कहां होगी? टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो यहां पे 0 हो चुकी होगी। ठीक है, अब मेरे को पता है जितना टाइम ऊपर जाने में लेता है उतना टाइम नीचे आने में लेता है, तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब पूरा यहां से यहां तक जो उसने हवा में रहा, ये कितना टाइम तक रहा? 2 सेकंड तक, 2 सेकंड तक रहा होगा। ठीक है, 2 सेकंड में सेंटर मास कहां पे आ गया होगा? यहां पर, है ना। तो 2 सेकंड में सेंटर मास यहां पे, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी? 10, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, ये डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा 20। तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो है 20 मीटर। ठीक है, अब ठीक है, यहां तक समझेंगे। अब मैं बोलूंगा सेंटर मास पे खड़ा होकर मैं बोल सकता हूं मास इंटू वेलोसिटी, वो था 1 किलो मास, सॉरी मास इंटू m1 x1 = m2 x2। यहां पे खड़े होकर बोल सकता हूं m1 1 था, m1 x1, x कितना है? 20 = m2 x2, m2 कितना है? 1, x2 कितना है? मैं इसको अभी के लिए x डैश बोलता हूं, तो x2 है x डैश। ठीक है, तो जो x डैश आया वो आया 20, तो x डैश + 20 = x, तो जो x है वो है x डैश + 20, और x डैश हमारा 20 ही है, तो x जो आएगा हमारा वो आएगा 40, x जो आएगा हमारा वो आएगा 40। मतलब इस वाले पार्टिकल ने टोटल कितनी दूरी ट्रेवल करी होगी ओरिजिन से? x कितना है? 40 मीटर, 40 मीटर। ठीक, ठीक है। लेक्चर दोबारा से देख लेना, अगर तुम्हें टफ लगा हो तो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पर देखो ऐसी नॉलेज वाले क्वेश्चन और इस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ये तुम्हें बहुत आसान लगने चाहिए।
ठीक है ना, बहुत आसान लगने चाहिए। ठीक ठीक है, क्या समझ में आया कि जो प्रोजेक्टाइल होगा, अगर प्रोजेक्टाइल करते टाइम या कुछ भी एक पाथ फॉलो कर रहा था सेंटर ऑफ मास, और किसी भी वजह से मासेस वगैरह फट गया, वो सिस्टम जो मेटल था, जो भी ऑब्जेक्ट था वो फट गया, तो उसका पाथ वही पाथ फॉलो करेगा जो पहले कर रहा था, अनटिल अनलेस किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, किसी अदर एक्सटर्नल फोर्स, जैसे एमजी था तो एमजी तो पहले भी लग रहा था, बाद में भी लग रहा था, और एमजी की वजह से ही तो प्रोजेक्टाइल हो रहा था। ठीक, पर अगर मैं मान लो वो एमजी तो लग ही रहा था और मैं किसी हथौड़ी की उसको दे ली हवा में, तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, फिर क्या सेंटर ऑफ मास उसका प्रोजेक्टाइल कर रहा होगा कि नहीं? आई थिंक तुम्हें केस क्लियर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था ये आज के लेक्चर का। कल अपन करेंगे ट्रॉली प्रॉब्लम्स, है ना, ट्रॉली प्रॉब्लम, कल के लेक्चर में अपन ट्रॉली प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, चलो बाय।